हेलो एवरीवन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज ये मेरा सेकंड इंटरव्यू वीडियो है। इस इंटरव्यू वीडियो में हमारे साथ हैं द ऑल इंडिया रैंक 25 चूरामनी सर, जो लुधियाना पंजाब से हैं। आज हम उनसे पता करेंगे कि कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट से ऑल इंडिया रैंक बनने का उनका सफर रहा है। और मुझे पता चला है पर्सनली कि कई स्ट्रगल को झेलते हुए भाई आज इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मोटिवेशन आज हम इस वीडियो से लेके जाएंगे। सो कैसे हो भाई? बस बढ़िया। आप बताओ। तो कैसा फील हो रहा है दी ऑल इंडिया रैंक? बस अब पहले तो ऐसे सच फीलिंग नहीं आई थी कि मैंने खुद रिजल्ट ना चेक किया। मेरे जो आगे बैठती थी लड़की, उसकी 17th रैंक आई थी। अच्छा। तो तो उसने मेरिट लिस्ट चेक की थी, क्योंकि मेरिट लिस्ट में सिर्फ रोल नंबर की नीड होती है। तो मेरे को तो उसने मुझे फोन करके मतलब बताया, तो मैं सो रहा था उसके पास हो जाओ कि नहीं, क्योंकि अच्छा। ऑडिट में लग रहा था कि मेरा रह जाएगा। उसमें 46 आगे बच गया, तो रैंक आई। उसके बाद खुशी, फिर मुझे लगा था नॉर्मल ही है, कि इतना कुछ नहीं हुआ। बट नहीं, जब देखा मुझे सोसाइटी का। मुझे भाई मेनली ये जानना था क्योंकि मेरी तो रैंक नहीं है। बट जिसकी आती है उसे कैसा फील होता है, एक प्रकार से मुझे ये जानना था, क्योंकि आपको तो इतना बड़ा स्ट्रगल रहा है तो आपको तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हुआ होगा। रैंक एज सच पर्सनली तो कुछ फील नहीं होता स्टार्टिंग में। जब है ना सोसाइटी आपको बताती है कि इतनी रैंक आ गई, जब आपको ना इतना रिस्पेक्ट मिलता है, ओके। देन लगता है कि हाँ कुछ तो कर लिया है। वो अच्छा। स्पेशल फीलिंग होती है। जैसे अभी पीडब्ल्यू में गए थे, वो भी फीलिंग अलग ही थी। और अब ऐसा लग रहा है कि फाइनल में भी रैंक आ जाएगा। हाँ, फाइनल में तो अब आ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इंटर में रैंक नहीं सोचा था। मेरे पास हाँ। 4 महीने ही थे पढ़ाई को, तो मैंने 4 महीने में 6 सब्जेक्ट पढ़े थे इतने अच्छे से, क्योंकि मेरा लास्ट एक मंथ में ऑडिट और एसएम पढ़ा हुआ था। तो वो भी बहुत गलत से किया था। मैंने रैंक अप्रोच ही नहीं की थी, क्योंकि मेरा जो एफएम एसएम का पेपर था, उसमें 10 मार्क्स का एक एमसीक्यू था। तो हम्म। मैं क्या, मैंने बाकी पेपर अच्छे से कर लिया। वो भी अगर मैं सोचता कर लेता, मैं क्या 90 का कर लिया, इसमें से 60 आ जाएंगे, इसको छोड़ो। ऐसे एमसीक्यू ऐसे ही लगा के आ गया। तो रैंक टारगेट नहीं की थी, बट फाइनल में करूंगा तो आ जाएगी अब डेफिनेटली। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन तो है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका बचपन कैसा गुजरा है, मीन्स क्लास 12 तक का जो आपने स्कूल एज जो आप बिताए हो वो कैसा रहा है? तो मैं बेसिकली नेपाल से ही हूँ। तो स्टार्टिंग बचपन की तो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जब मेरे फादर 12 ईयर्स के थे, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी। तो 7 भाई बहन होने के कारण मेरे पापा पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। अच्छा। तो वो इंडिया आके जैसे सर्वेंट का काम कर लिया, कोई छोटा मोटा काम कर लिया, उससे है ना पहले फैमिली को ठीक किया, घर घुर बनाए, सब किया। फिर बाद में अपनी मैरिज करी। फिर बाद में ये सब हुआ। तो फाइनेंशियली तो बहुत वीक थे। फिर जब मेरे जन्म के बाद भी मेरे मम्मी बीमार हो गए। वो भी जैसे कि है ना सोच नहीं सकते थे, उनको नहीं पता मैं कौन हूँ। जैसे ये कभी पता लगता कभी नहीं। वो मेंटली स्टार्टिंग से अभी तक इल है उसका, फिर इलाज भी कराया, अभी तक कुछ नहीं है। तो वहां पे प्रॉब्लम आ गई थी। 7 साल तो निकल गए। उस 7 साल में कुछ नहीं पढ़ाई करते थे, बस घर में बैठना और कुछ नहीं करना, कभी खाना कभी कुछ नहीं खाना। तो वो बहुत ही डार्क फेज था। फिर देन आए हम इंडिया। यहाँ पे आंटी थे, सप्ता आंटी, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने फिर स्टार्टिंग में तो पहले हम गवर्नमेंट स्कूल लगे, वहाँ पे 6-7 महीने, फिर लैंग्वेज सीखी पंजाबी। देन उसके बाद उन्होंने किया कि है ना इनको पढ़ाते, क्योंकि मेरे फादर अभी इतने फाइनेंशियली नहीं थे और मैं पढ़ भी नहीं पाता कोई भी फैमिली में से। तो उन्होंने कहा कि चलो इनको पढ़ा देते हैं। देन स्टार्टिंग की जर्नी एक ही चीज है, बट उससे ये हुआ कि 7 साल में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप हो पाई, हाँ। क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता था, किसी के साथ बोलने नहीं पता था। तो ये 7 साल का जो ट्रॉमा था, वो बहुत आगे इफेक्ट करता रहा। बाद में स्टडीज में तो एक ही ऑप्शन थी, अभी पढ़ लो, क्योंकि इससे निकलना है तो पढ़ाई ही है, और कुछ करोगे तो नहीं होगा। तो पढ़ता गया, स्कॉलरशिप से पढ़ा। फिर मैं ट्यूशन में भी स्कॉलरशिप मिली। जहाँ भी गया स्कॉलरशिप से पढ़ते 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 10th में मैंने A+ ग्रेड, कोविड के कारण एग्जाम नहीं हुए थे मेरे। फिर +1 मैंने अपना स्कूल शिफ्ट किया। वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल था, तो 1000 फीस थी ईयरली। इतना एक्सपेंस था नहीं स्टडीज का, बट उन्होंने ऐसा है कि कोई अगर कह दे कि हम तुझे सपोर्ट कर देते हैं ना, वो बहुत चीज होती है मेरे हिसाब से। तो एजुकेशन में अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, जो डोनेशन करेंगे, तो जो है ना फाइनेंशियली जो स्ट्रांग नहीं है, बच्चे वीक है, गरीबी, ये हट जाएगी इंडिया में से। तो +2 फिर मैंने यहाँ लुधियाना से की, +2 फाइनली। यहाँ मेरे 96% आए थे कॉमर्स बैकग्राउंड से।
तो यही थी मेरी स्कूलिंग। ये बताओ यार कि सीए करने का कैसे सोचे। सीए का तो पता भी नहीं था। तो मेरा मेन एम था कि मैंने वर्क करना है, मैं फाइनेंशियली पहले स्ट्रांग खुद हो जाऊं, अभी फैमिली हाँ पे डिपेंड नहीं होना, प्लस टू हो चुकी है। तो वर्क सोचा, पहले मैंने एक जगह जाके देखा, तो मैं क्या साथ में कुछ पढ़ाई कर लेंगे, देख लेंगे, बात की बात है। तो पहले एक सर्वेंट की जॉब मिली थी मुझे, फिर मैं उसके लिए रेडी हो गया था कि चलो मैं यही कर लेता हूँ, साथ में पढ़ाई कर लूंगा। 6 8 10 घंटे की जॉब थी। फिर मैं कहा ठीक रहेगा, बट इनका एक ब्रिक इंडस्ट्री का फॉर्म है। तो इन्होंने कहा था कि तू हमारे पास एज अकाउंटेंट वर्क कर ले, तो फिर मैं इनको ना भी नहीं कह सकता, तो इन्होंने कहा सीए भी तू कर ले साथ में। तो इन्होंने एडमिशन करवा दी आंटी ने। फिर अब पता नहीं था होता भी क्या है सीए में। तो यूट्यूब पे देखा, फिर यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट किया। तो उसमें यूट्यूब से पढ़ने में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, बट ये होती है आपका टीचर्स नहीं मिलते, हाँ। कंटेंट नहीं पूरा मिलता, कहीं से आधा मिल जाता, कहीं से कुछ मिल जाता, कहीं से प्रिसाइज नहीं मिलता। तो ऐसे ऐसे करके पढ़ता गया फाउंडेशन में, बट वहां पे सिर्फ 4 घंटे मिलते थे पढ़ने को। तो ओके। वो तो इनफ बिल्कुल नहीं थे। तो लास्ट 2 मंथ में तो मैं कुछ नहीं पढ़ा, मेरा मन ही नहीं करता था, क्योंकि हेक्टिक बहुत थी जॉब, 12 घंटे की जॉब थी, फिर 4 घंटे रोटी बनाना, समथिंग करना, फिर उसके बाद 4 घंटे सोना, 3 4 घंटे बचते थे। फिर वो हेक्टिक बहुत हो रहा था, ना वर्क बैलेंस हो रहा था, ना स्टडीज बैलेंस हो रही थी। 2 मंथ छोड़ दिए। फिर मैंने दिसंबर में एग्जाम दिए थे फाउंडेशन के, मेरी प्लस टू बहुत स्ट्रांग थी, तो मैं वैसे हाँ उस बेसिस पे पास था। तो मुझे ये बताओ यार, एक रीजन ये भी हो सकता है जैसे कि मैं सुन पा रहा हूँ कि मेनली आप जॉब करते हो, मीन्स आपको फाइनेंशियल नीड है कई सारी, है ना। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि सीए में बहुत कम पैसा लगता है और बहुत कम समय में आप एक अच्छी वैल्यूएबल चीज हासिल कर लेते हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आपका क्या लगता है कि आप सीए चूज किए हो क्योंकि इसमें कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, मनी ओरिएंटेड था कि पहले पैसे ही देखा था, क्या कितनी सैलरी होती है। तो हाँ पता लगा कि इतनी सैलरी हो जाती है, तो फिर चूज किया। बट मैंने एक टीचर को फोन किया, वो कहते सीए तो ना कर, क्योंकि इसमें कोचिंग फीस बहुत है। हाँ। ऑफलाइन सेंटर होती थी, 10 10 हजार कह रहे थे, एक सब्जेक्ट की होगी। मैं क्या, फिर तो मैंने फिर सीए ड्रॉप कर दिया। फिर बाद में यूट्यूब पता लगा कि यूट्यूब पे है लेक्चर, तो फिर अगेन पिकअप किया। और वो ग्रेस ही था कि फाउंडेशन दिसंबर में हो गया, नहीं होता शायद मैं ड्रॉप कर ही देता। ये बात तो सही है कि फीस ज्यादा थी, बट जब से अभी यूट्यूब में मतलब पीडब्ल्यू जब से लॉन्च हुआ है तो कई सारे प्लेटफॉर्म ने भी फीस डिक्रीज कर दी है। तो अब मेरे हिसाब से तो विद इन 1 लाख सीए बनना पॉसिबल है। अब तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हो। तो अन अकेडमी पहले होता था, वो तो बहुत फीस हाई चार्ज करता था, 25 30 हजार चार्ज करता था। अब उसने भी ड्रॉप कर दिया। अब सब ये एडटेक है ना, फीस अपनी ड्रॉप ही कर रहे हैं पीडब्ल्यू के कारण, जो एक बड़ा रेवोल्यूशन पीडब्ल्यू लेके आया है। तो गुड। उसके लिए बहुत थैंक्स है हमारे लिए। तो आप भी पीडब्ल्यू से ही पढ़े हो, फाउंडेशन और इंटर? फाउंडेशन के टाइम पीडब्ल्यू लॉन्च ही नहीं हुआ था मेरे टाइम। ओके। तो जब मैंने फाउंडेशन क्लियर किया, तो फर्स्ट बैच लॉन्च हुआ था उनका नवंबर 23 को, जो मैंने परचेज किया था। हाँ और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, मैं क्या फाउंडेशन अगर इतनी जितनी फाउंडेशन है उतनी इंटर होगी, मुझे यही लगता था, क्योंकि गाइडेंस नहीं होती सीए में, मेजर प्रॉब्लम गाइडेंस की ही है। तो किसी के पास इतनी गाइडेंस होती नहीं है, तो मुझे लगा हो जाएगा। तब मेरे पास 4 घंटे होते थे, तो उसमें पढ़ना इम्पॉसिबल था। तो मुझे अगस्त में डिसीजन लेना, तो ऐसे चलता रहा, अगस्त आ गया, एग्जाम फॉर्म भी फिल करने की डेट आ गई। तो मुझे अब डिसीजन करना था कि या मैं जॉब को छोड़ दूं, या मैं सीए को छोड़ दूं। बट मैंने उस टाइम कोई डिसीजन नहीं लिया, और एक अटेम्प्ट स्किप किया। देन उसके बाद फिर भी नहीं पढ़ाई हो रही थी। बट यही था कि दिमाग में बोथ ग्रुप्स देने हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ग्रुप टू में एग्रीगेट नहीं बनता। हाँ। उसमें क्योंकि प्रैक्टिकल कम है, तो एग्रीगेट नहीं बनता, तो मैं क्या बोथ ग्रुप्स ही देते हैं, शायद रैंक आ जाए, इतना कुछ नहीं था। तो फिर मार्च आ गया, फेब में आ गया, तो डेस्टिनी ने खुद अपना डिसीजन ले लिया, क्योंकि आप अगर खुद नहीं डिसीजन लोगे तो डेस्टिनी खुद ले लेगी, कुछ ना कुछ डिसीजन तो ले लेगी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जहाँ पे बहुत मुझे डिफिकल्टीज भी हुई, एट लास्ट मुझे ही जॉब क्विट करनी पड़ गई। वो फिर मैं डिप्रेस्ड रहा 15 20 दिन, देन मैंने मार्च से स्टार्ट किया स्टडीज अपनी। अच्छा, मुझे ये जानना था, कई लोग दोष देते हैं कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, घर का कंडीशन सही नहीं है, तो उसका मतलब उसे एक रीजन बना देते हैं फेल होने का। आपको देख के लग रहा है कि आपने कभी भी फैमिली को दोष नहीं दिया है, आप बल्कि कंडीशन में सुधार करने के लिए हमेशा से लगे रहे हो। तो क्या जो बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे इसलिए हम फेल हो गए, ये किस हद तक सही है? ये मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्लस टू कर चुके हो, तो जैसे फॉरेन में होता है कि 18 प्लस हो गए तो आपको खुद फाइनेंशियली
करना चाहिए। अगर मैं इनको कहता फैमिली को तो वो मुझे सपोर्ट भी कर देते, क्योंकि इतना एक्सपेंस तो था नहीं सीए में, ओके। तो कर देते। बट यही अप्रोच थी कि सबसे पहले वर्क ही करना है, खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो पहले, देन कुछ आगे करना है। ओके। तो डिसीजन मैं खुद लेने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। आप किसी और से सजेशन लो, बट डिसीजन खुद लो, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा। अभी मैं दोस्त अटेम्प्ट स्किप किए, मुझे अभी भी रिग्रेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो डिसीजन अच्छा। कंप्लीटली मेरा था। अगर कोई हाँ। और लेता तो मुझे बहुत रिग्रेट होता कि मेरा एक साल वेस्ट कर दिया ये। मैं मेजरली डिसीजन खुद लेता हूँ अपनी लाइफ के सारे। ओके। देन उसको गलत होते हैं 90%, बस उससे जो लर्निंग मिलती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। हाँ, एक्सपीरियंस। ओके। सो एसपी। ये बताइए कि बैकलॉग कैसे कवर करते थे? मतलब बैकलॉग तो चलो कितना भी होशियार बच्चा हो ही जाता है, सीए इंटर का सिलेबस ही इतना बड़ा है, तो कैसे बैकलॉग कवर करते थे? मैंने मई 2024 का बैच लिया हुआ था, हाँ। तो मार्च में स्टार्ट किया, तो सब बैकलॉग ही था मेरे लिए, अच्छा। क्योंकि सारा अपलोडेड हो चुका था। तो वहां से मैंने स्टडी स्टार्ट की। मैं डिवाइड कर लेता था कि अपने 3 पार्ट्स में अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना था। जो हाँ। मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है अकाउंट्स और कॉस्टिंग, मुझे पता था ये एग्रीगेट बना देंगे बोथ ग्रुप्स में, ओके। 70+ आ जाएंगे दोनों में, जैसा मर्जी पेपर आ जाए। तो बाकी में मुझे 40-40 चाहिए, क्लियर हो जाएगा मेरा। तो इनको मैं थोड़ा कम टाइम देता था। ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से एक बार सिलेबस कर लिया और एक बार हाँ। रिवाइज कर लिया, दैट्स इनफ। उसके बाद जो मीडियम सब्जेक्ट थे जिसमें मुझे लगता था मेरे 50 आ जाएंगे, वो लॉ और टैक्स थे। तो इनको मैंने 4-5 बार रिवाइज किया हुआ था, डेली रिवाइज करता था और अच्छे से करता था। और जो वीक सब्जेक्ट थे जिसमें मुझे 40 की उम्मीद भी नहीं थी, वो हम्म। थे एक ऑडिट और एफएमएसएम। इनको मैं बहुत टाइम देता था, मैं 12 12 आवर्स देता था ऑडिट को एक दिन में, स्टिल नहीं हुआ। बट ऑडिट में मैंने बहुत मेहनत की थी। तो अगर आप इन 3 चीजों में अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लोगे, तो हाँ, आपको बेनिफिट होगा कि आपको पहले खुद को पता करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, स्ट्रांग है, देन उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओ और आगे को। मतलब बोथ ग्रुप देने का शुरुआत से ही आपने डिसीजन ले लिया था, बीच में चेंजेस कुछ नहीं किए? जब 2 अटेम्प्ट स्किप किए थे तब भी यही था कि बोथ ग्रुप्स देने हैं, स्किप जितने मर्जी होते जाए, क्योंकि अच्छा। बोथ ग्रुप्स देने का बेनिफिट्स बहुत है। बहुत आपको बढ़िया। सेट ऑफ मिल जाता है, आपकी रैंक आ जाती है, बहुत बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि जब मेरा सितंबर में, अगस्त तक जब मेरा सिलेबस पढ़े हुए थे, 2 सब्जेक्ट कंप्लीटली पढ़े हुए थे, तो मैं अगर सजेशन ले रहा था अपने है हम्म। ना सीनियर से, तो वो कह रहे थे ग्रुप 1 की तरफ जा और एक कॉस्टिंग के में एग्जामिशन लिया, तो आगे अगले अटेम्प्ट में दोनों सब्जेक्ट दे दिए और क्लियर कर ली। बट मैं क्या, मैं खुद क्या करूंगा, डिसीजन ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएगा। आज तक खुद डिसीजन लिए, अब ये भी खुद ही लूंगा, और मैंने बोथ ग्रुप्स को क्लियर करने के सोचा। नहीं, ये तो पहली बार मुझे सुनने को मिला, बहुत बढ़िया लगा कि कितने भी अटेम्प्ट हो जाए बट हम दोनों ग्रुप देंगे, भले ही फेल हो जाए, पर ये बहुत बढ़िया मोटिवेशन है एक प्रकार से। ओके। तो मेरा ये जानना था कि अकाउंट्स जैसे होते हैं और लॉ, ये तो आप फाउंडेशन से पढ़ के आए हो, तो ऑलमोस्ट आपको पहले से आइडिया रहता है कि सब्जेक्ट में क्या होने वाला है। बट जो न्यू सब्जेक्ट होते हैं, टैक्स हो जाते हैं, इसको आपने कैसे फेस किया? टेक्स को जसमीत सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो बेटर होते हैं, ओके। और वो समझाते भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स लेके हैं। तो टैक्स इतना डिफिकल्ट लगा ही नहीं कभी मुझे। मेरे हिसाब से इंटर में कुछ भी डिफिकल्ट गेन करना बहुत, टैक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। तो मैंने अप्रोच लगाया कि पहले मैं जीएसटी को टैकल करूंगा। हाँ। जीएसटी बहुत सिंपल है और बहुत छोटा है। तो मैंने हम्म। जीएसटी, क्योंकि उसमें अगर पेपर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी आ जाए, जीएसटी डिफिकल्ट नहीं आ सकता। इस बार भी जीएसटी बिल्कुल इजी थी। हाँ, इनकम टैक्स डिफिकल्ट आ गया था तो थोड़ा हो गया था, बट जीएसटी को पहले मैंने किया, फिर बाद में इनकम टैक्स को मैंने अच्छे से कर लिया। देन यस, इससे हो गया फिर। ओके, मेरे को बता रहे थे कि सच में इनकम टैक्स हार्ड आया था, और मैं किस सभी लोगों से पता किया तो सब इनकम टैक्स बोल रहे सच में हार्ड आया था। अब आपके मुंह से भी सुनने को मिल गया, तो आया होगा भाई सही में हार्ड। तो मैं ये बोल रहा था कि हार्ड को इजी कैसे बनाया, जस्ट लाइक हम लोग आरटीपी एमटीपी सॉल्व करते हैं, आपने भी सॉल्व किया होगा, तो आप क्या सजेशन देंगे, कितने आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने चाहिए, मॉड्यूल को कितना बार रिवाइज करें? मेरे हिसाब से ऐसे मॉड्यूल ही बेस्ट रहेगा। हाँ। मैंने वही ज्यादा सॉल्व किया था उसको। डेली एक बार आप सॉल्व कर लो हैंड रिटन, और डेली गो थ्रू करते जाओ ताकि आपको याद रहता रहे। डेली 1 आवर बहुत होता है टेक्स्ट को, जो पिछला कल किया था उसको याद करते जाओ और आगे चलते जाओ। और आरटीपी एमटीपी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट किया उनको सॉल्व कर लो, दैट्स मोर देन इनफ होगा। क्योंकि आप जितना ज्यादा करोगे उतना आप टाइम डाइवर्ट करोगे, जितना वो इतना नेसेसरी है नहीं। तो आपके पास सिर्फ 9 मंथ है, तो इफेक्टिवली यूज करने के लिए पहले मॉड्यूल अच्छे से कर लो, फिर लास्ट में आरटीपी एमटीपी अगर टाइम बचे तो कर लो। बट मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लो टैक्स के लिए, स्पेशली इनकम टैक्स। जीएसटी के लिए आप है ना स्कैनर यूज कर सकते हो, वो यूज कर, क्योंकि उसके क्वेश्चन क्वेश्चन जो सिमिलर आते हैं, इसलिए।
तो यार मतलब हम सबसे सुनते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बट बच्चे का अल्टीमेटली यही कहना है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो आपका भी जब एग्जाम के जो लास्ट के 2 मंथ होते हैं वो बहुत ही हेक्टिक जाता है, मतलब अपना एग्जाम पास आता है तो हम घबरा जाते हैं, तो सोना भी छोड़ देते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। तो मेरे को अल्टीमेटली ये जानना था कि आपका कैसा रहा है लास्ट के 2 महीने एग्जाम के, और कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं हम। लास्ट के 2 महीने में तो मेरा सिलेबस ही बहुत पड़ा हुआ था, मेरा ऑडिट पड़ा हुआ था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था रिवाइज को। तो मैं 10 घंटे अराउंड सिलेबस कंप्लीट करता था, और हाँ 6-7 घंटे बैक सिलेबस जो ना मेरे सब्जेक्ट रिवाइज हो चुके हैं कंप्लीट, उनको रिवाइज करता था। तो हाँ। ये अप्रोच मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा था। तो मैं थ्योरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था, क्योंकि मेरा जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे, अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, और बाकी जितने भी प्रैक्टिकल एस एम हो गया, वो मेरे हो चुके थे। बाकी जो थ्योरेटिकल रह गए थे वो रह गए थे। तो बस मैं रिवाइज कर रहा था जुलाई में। फिर मुझे अगस्त में डेथ हो गई थी मेरे चाचा जी की, तो मुझे वहां जाना पड़ा। 20 डेज में नेपाल में रहा, तो वहां से भी टाइम थोड़ा सा रह गया। ओके। तो थोड़ा सा टाइम बचा था, मैंने उसमें अपना एफर्ट दिया, और आगे गॉड ग्रेस से कि पास हो गया और रैंक आ गई। तो भाई सोते कितना देर थे, मतलब क्या सोना छोड़ दिए थे लास्ट के 2 महीने। मेरे साथ 6 आवर्स इनफ है, इतना ही ओके। सोना चाहिए। इससे ज्यादा सोओगे तो आपको ज्यादा ही नींद आएगी, 10-12 घंटे तक चले जाओगे, तो 6 घंटा हाँ सो, बाकी ये पढ़ते तो जाओ बात पूरा दिन। सही है, क्योंकि दिन भर अपने स्क्रीन के सामने पूरा दिन जा रहा है तो नींद तो आना ही है। बट मेरे को ये जानना था कि आपका स्टडी शेड्यूल कैसा है, आप रात को ज्यादा पढ़ते हो या दिन में पढ़ के रात को चैन से सोना है, ऐसा वाला फॉलो करते मैं अराउंड 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे से हो। लेके सबसे पहले तो थ्योरी सब्जेक्ट ओपन कर लेता हूँ, 6 से 10। ऑडिट होता था मेरा, लास्ट के 2 मंथ्स में ऑडिट कर लिया। फिर हम्म। उसके बाद 1 आवर का ब्रेकफास्ट होता था। फिर 11 बजे से लेके 3 बजे तक अकाउंट्स रिवाइज करता था, क्योंकि अकाउंट्स मेरा हो चुका था। ओके। तो अकाउंट्स रिवाइज कर लिया। फिर उसके बाद 4 बजे बैठ जाना। फिर लंच के बाद 4 बजे से लेके 8 बजे तक एक और थ्योरी सब्जेक्ट खोल लेना। जो हम्म। मेरा लॉ और एसएम होते थे, इन दोनों को डिवाइड करता था। लॉ रिवाइज कर लेता था, और एसएम के जो चैप्टर्स रहते थे वो कर लेता था। देन डिनर होता था। फिर 9 से लेके 12 बजे तक टैक्सेशन पढ़ता था मैं। बहुत बढ़िया। तो अराउंड ऐसे सब्जेक्ट चेंज होते रहते थे, जहाँ पे टैक्स हो जाता था फिर कॉस्टिंग आ जाती थी। तो कभी भी एग्जाम टाइम पे ऐसा लगा है कि नहीं भाई अब बहुत हो गया है, अब मेरे को नहीं करना है, एक ही ग्रुप देने से काम निकल जाएगा, ऐसा फील आई है कभी भी। नहीं, मेरे में सिर्फ दो थॉट थे, या सीए क्विट कर दे या बोथ ग्रुप्स ना देने हैं। ओके। ऐसा कभी एक थॉट आया ही नहीं कि मैंने एक ग्रुप देना है, क्योंकि अच्छा। मुझे पता था एक ग्रुप के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो जाते हैं आगे जाके। फिर आपको ना फिर पढ़ना पड़ता है। फिर अराउंड अब तो 2 मंथ रह गए होंगे, जिनका रिजल्ट अभी क्लियर भी हो गए, उनके पास सिर्फ 2 मंथ्स है क्लियर करने को। और 2 मंथ्स में बहुत हैक्टिक हो जाएगा उनके लिए। वो सिलेबस कंप्लीट करना, रिवाइज। ओके। तो कभी दूसरा थॉट आया ही नहीं माइंड में, सिलेबस तो चाहे सारा ही रहता हो। ओके भाई, बहुत बढ़िया है। मैंने आपके बायो पढ़ा है लिंक्डइन का या इंस्टाग्राम का, आपने लिखा है कि एग्जाम्शन इन 5 आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें एग्जाम्शन नहीं आ पाया। वो ऑडिट ही रह गया। अगर मेरे ऑडिट में अराउंड 60 आ जाते, मेरे सिंगल डिजिट रैंक आ जाती। ओह सुपर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ऑडिट में अल्टीमेटली कितना मार्क्स से रह गए आप एग्जाम्शन के लिए। मेरे 46 है, 14 मार्क्स से रह गया। मीन्स एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला, इससे पता चलता है कि लास्ट के 2 महीने सच में प्रॉब्लम वाले गए हैं, है ना। बहुत प्रॉब्लम। ये अप्रोच मैंने अप्रोच गलत यूज की थी। जैसे चार्ट्स की फॉर्म में याद करता था, जैसे अंकित सर करवाते थे। बट हम्म। मैं फिर बाद में मैंने अप्रोच चेंज किया, अपनी क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच ली। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लिख लेता था, फिर हम्म। उसको आंसर याद आता था। दैट अप्रोच अगर वो अच्छी थी, बट उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मेरे पास अराउंड 10 दिन बचे थे, तो हाँ। बहुत हेक्टिक हो गया था 10 दिन में। बट ये अप्रोच अच्छी थी। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऑडिट में आपको कौन सी अप्रोच लगानी है। ओके। या आप सारा फ्लो में याद करते रहो, तो फ्लो में याद करोगे। मुझे फ्लो में तो याद हो जाता था, बट जब बीच का टॉपिक कोई उठा के क्वेश्चन देखता था तो समझ ही नहीं लगता था। तो आपको ऑडिट में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वंस हम्म। एक चैप्टर हो गया, उसके सारे स्कैनर्स देख लो, लिखो मत बट पढ़ लो एक बार स्कैन, ताकि आपको पता लग जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या चीज करना है। मैंने पेपर में भी अराउंड एक क्वेश्चन गलत किया हुआ है, और 3-4 एमसीक्यू गलती, क्योंकि मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कैसे। मैं 10-15 मार्क्स से गलत करके आया हूँ। अच्छा। क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अराउंड 150 टॉपिक्स है। तो आपको 3 घंटे में टॉपिक्स को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन से चैप्टर्स है, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, कंटेंट, ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की हुई। ओके।
तो अल्टीमेटली मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आप एक रैंक होल्डर, तो आपको पता होगा कि एक ही टीचर से पढ़ना बेटर है या फिर बैच परचेस करने के बाद हम यूट्यूब से और भी कई सारे टीचर्स के वीडियो को देखें। नहीं, मेरे हिसाब से तो आपको पहले एक एक हफ्ता सोच लेना चाहिए कि किस टीचर से आपने पढ़ना है, फाइनलाइज कर लीजिए, उसके बाद चेंज ओके। करने का कोई स्कोप ही नहीं है। चेंज करोगे, आप हर टीचर को टाइम दोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हर टीचर का अप्रोच अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल भी अलग होता है, तो आपको उसको करेक्ट। अडेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए। तो आपके पास सिर्फ 9 मंथ्स होते हैं, जो बहुत ही कम है, क्योंकि उसमें रिवीजन करना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है। तो पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही एक एक हफ्ता या एक दो हफ्ते ज्यादा ले लीजिए, लेट स्टार्ट कर लीजिए, बट टीचर फाइनलाइज स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, जो मैंने पहले ही कर लिया था। बहुत तो वो बढ़िया। आगे जाके हेल्प। सो भाई, अब लास्टली आप हमारे जूनियर्स, जो हमारे बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्हें कुछ टिप्स दे दीजिए। बहुत टिप्स के लिए परेशान फिर रहे हैं, मैं परेशान हो गया उनके क्वेश्चन से, आप ही उनको कुछ गाइड कर दीजिए। टिप्स में तो सबसे पहले ये कि जो पासिंग परसेंटेज है आप उससे मत घबराओ, क्योंकि अगर आपने अच्छा। मेहनत की होगी तो पास हो ही जाओगे। हाँ। क्योंकि पासिंग परसेंटेज से तो बहुत लोग घबराते हैं कि इतना आ गया, इतना आ गया। जितना मर्जी कम हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर 1% भी आए तो आप पास हो जाओगे, बाकियों का नहीं पता। और सेकेंडली कि जो है ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हो कंसिस्टेंटली, दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि अगर आप 2x में देखोगे जो लेक्चर्स होते हैं, तो 4-5 घंटे में 2x में देख लोगे, और 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी भी कर लोगे, 10 to 12 आवर्स इनफ रहेगा। बट कंसिस्टेंसी, अगर आप लीव लेते हो देन ये आवर्स बढ़ते जाएंगे। और सेकंड, अपने का टारगेट बहुत हाई रखो अपने लिए। अगर आपको लगता है कि 2 मंथ्स रह गए हैं, अभी 2 मंथ्स रह गए हैं और मेरा एक ही ग्रुप हुआ हुआ है, तो 2 मंथ्स में तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप दूसरा ग्रुप भी कर लो, बट आपके चैलेंज करो अपने आप को कि मैं दोनों ग्रुप्स दूंगा, जो मैंने किया था कि दोनों ग्रुप्स देना है मैंने। तो चैलेंज करो अपने आप को। 80-90% भी आपने कंप्लीट कर लिया, ज्यादा से ज्यादा आप फेल हो जाओगे, बट अगर आप गलती से पास हो गए तो वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलेगी आपको, और आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अपने लिए चैलेंजेस बहुत हाई रखो, प्रायोरिटी रखो, और अपने आप को किसी से कम मत समझो, कॉन्फिडेंटली हर किसी से रहो। यही चीज है। ओके, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, ये थी हमारे भाई की स्ट्रैटेजी, और हम विश करते हैं कि बहुत जल्द फाइनल में भी वो रैंक लाए और दोबारा हमारे सारे इंटरव्यू का पार्ट बने। बहुत बेस्ट विशेष है आपको भाई, और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जो स्ट्रैटेजी, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपने हमेशा अपने से डिसीजन लिया है, ये बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाकी स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। सो यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू थैंक भाई, यू। बुलाने के लिए।